નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ઝીરો આર કાર્યક્રમમાં આપનું સ્વાગત છે અને આપની સાથે હું જોશી. ઝીરો આર કાર્યક્રમમાં આજે વાત કરીશું મહારાષ્ટ્રના ઘમાસાણ વિશે. મહારાષ્ટ્રમાં જે રાજકીય સંકટ ઊભું થયું છે, મહારાષ્ટ્રમાં જે મહાભારત અત્યારે ચાલી રહ્યું છે, રાજકીય સંકટ ક્યારે પૂરું થશે તે હજી કોઈ જ કહી નથી શકતું. એવું પણ કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે હવે એન્ડની ઘડીઓ ગણાઈ રહી છે, કાઉન્ટડાઉન છે તે એન્ડનું આવી શકે છે તેવું પણ કહેવાય રહ્યું છે. અને આજે જે રીતે જે બાકી વિધાયકો છે, જે બાકી ધારાસભ્યો છે, તેમને જે 16 જેટલા ધારાસભ્યો છે તેમને નોટિસ આપવામાં આવી છે અને 27 તારીખ સુધી એટલે કે સોમવારે સાંજે 5 વાગ્યા સુધી તેમને જવાબ આપવાનું કહેવામાં આવ્યું છે કે તેમને નિલંબિત કેમ ન કરવા જોઈએ. એનું કારણ જણાવવામાં આવ્યું છે અને આ નોટિસ તેમને પણ આપવામાં આવી છે. આ સિવાય જે અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ જે હતો તે પણ ફગાવી દેવામાં આવ્યો હતો. તે પણ આજે સમાચાર આવ્યા, જેમાં એકનાથ જે શિંદે જે જૂથ છે તેમને એક વધુ ફટકો પણ લાગ્યો હતો. ત્યારે આ બે જે સેના આવે, શિવસેના અને સામે છે શિંદે સેના, આગળ હવે શું થાય છે, આ મહારાષ્ટ્રનું જે રાજકારણ અત્યારે જઈ રહ્યું છે અને કોના પક્ષમાં આ ફેસલો આવે છે, આગળ જે ઇલેક્શન કમિશન છે, આ સિવાય જે કોર્ટનું છે તેમનો પણ એક મહત્વનો રોલ છે તે હોઈ શકે છે. અત્યારે જે પણ કંઈ જે મહારાષ્ટ્રમાં થઈ રહ્યું છે તેની આપણે ભૂતકાળમાં વાત કરીએ તો ભૂતકાળમાં પણ ઘણા બધા એવા જે કિસ્સાઓ આપણે જોયા છે, જેમાં આપણે અખિલેશ યાદવની વાત કરીએ, મુલાયમસિંહ યાદવની વાત કરીએ, આ બંનેનું પણ જે હતું તે તમામ મુદ્દે આજે આપણે ચર્ચા કરીશું. ચર્ચા સાથે આપણી સાથે મહેમાન અત્યારે જોડાઈ ગયા છે, તેમને મહેમાનનું ઇન્ટ્રોડક્શન કરાવી દઈએ. સૌથી પહેલાં આપણી સાથે છે ડૉક્ટર અજય તિવારી, રાજકીય વિશ્લેષક, દિલ્હીથી આપણી સાથે જોડાયા છે. સાથે જ रुबीनाजी जो पत्रकार લોકશાહી મુંબઈ से अपने साथ વાસુદેવ પટેલ જે રાજકીય વિશ્લેષક તે પણ આપણી સાથે છે. ત્રણેયનું સ્વાગત છે. रुबीनाजी और डॉक्टर अजय, आप दोनों का स्वागत है निर्माण न्यूज़ में. जी और सबसे पहले रुबीना जी आपसे शुरुआत करना चाहूँगा. जिस प्रकार की अभी स्थिति बनी हुई है, हम कहते हैं वेट एंड वॉच की स्थिति भी बोल रहे हैं कि अभी वेट एंड वॉच ही करना चाहिए. आगे की अभी तक की स्थिति कैसी बनी रही है महाराष्ट्र में? जी जी डिप्टी स्पीकर ने जो है 16 बागी विधायकों को आज नोटिस भेजा है. सभी को नोटिस जारी करके 27 जून की शाम 5:30 बजे तक जवाब देने के लिए उनको कहा गया है. और साथ ही साथ आज शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी हुई है और इस बैठक में 4 प्रस्ताव जो थे शिवसेना ने पास किए. बैठक के दौरान बागी विधायक सुलभ थे बम्पर, अगर हम देखा जाए तो बैठक है. उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा जो उनका प्रस्ताव पास हुआ वो मैं बता देती हूँ. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि कोई और बाला साहेब ठाकरे का नाम यूज नहीं करेगा, वो अपने फादर का नाम यूज करके ये पक्ष चला सकते हैं. कोई भी अगर बाला साहब का नाम यूज करता है तो हम इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे. दूसरा प्रस्ताव ये था इस कार्यकारिणी में, बागियों पर कार्रवाई का फैसला उद्धव खुद लेंगे, इसकी जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे को खुद को दी गई है. हिंदुत्व और मराठी अस्मिता पर प्रस्ताव पास हुआ है इस कार्यकारिणी बैठक में. उद्धव ने नेतृत्व पार्टी पर भरोसा इस वक्त जताया है. और अगर हम अभी की अगर अपडेट देखनी चाहेंगे तो महाराष्ट्र में इस वक्त आदित्य ठाकरे बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन जो है कर रहे हैं. जी डॉक्टर अजय, आपके पास आता हूँ. जिस प्रकार से अभी आदित्य ठाकरे शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, बाकी 6 जो विधायक अभी पारित किए, जो भी हम बात की अभी रुबीना जी ने, तो जो शिंदे सेना है, जो एकनाथ शिंदे के साथ जो गुट उनके साथ है, वो इन सभी विधायकों जो नाम यूज नहीं करने का मामला है अभी, वो किस प्रकार आगे जा सकता है इलेक्शन कमीशन का? जिस तरीके से हमने देखा गया कि जैसे ही कार्यकारिणी की बैठक हुई शिवसेना की, वैसे ही एकनाथ शिंदे के जो बेटे हैं श्रीकांत शिंदे, उन्होंने बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन थाना में किया है. और हम आज भी बाला साहेब के विचारों पे ही चलते हैं. इस शक्ति प्रदर्शन में नारेबाजी की गई और बाला साहेब का हिंदुत्व, उसी के साथ हम हैं, उसी के साथ एकनाथ शिंदे हैं, ऐसा उनके पुत्र जैसे श्रीकांत शिंदे ने इसी वजह को लेकर जो हम कह सकते हैं कि नारेबाजी की है, बैनरबाजी की है. और साथ ही साथ बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन उन्होंने थाना में किया. और उसके बाद तुरंत बाद जैसे अभी कुछ घंटों बाद, मतलब 2 घंटे बाद आदित्य ठाकरे भी अभी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं. जी डॉक्टर अजय, आपके पास आता हूँ. जो अभी ये नाम के रिगार्डिंग अभी राजकीय जो अभी मामला चला गया है, एक शिवसेना और अभी जो आज नाम दिया गया है शिवसेना बाला साहेब, तो नाम यूज़ नहीं कर सकते. उसके अलावा भी जो बाकी के प्रस्ताव है वो आज की मीटिंग में वो पास किए गए हैं. तो अभी आगे कैसी रणनीति रहेगी? जो बाला साहेब का नाम यूज़ नहीं करना है तो एकनाथ शिंदे वाला जुट है वो बात को मानेगा, और आगे अभी कहाँ जा सकता है ये मामला? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं और आपके चैनल पर बैठे सभी मित्रों को सादर प्रणाम करते हुए कहता हूं कि रूबिका जी ने जो अभी बात कही है कि आज की मीटिंग में उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि हमारे पिता का नाम कोई इस्तेमाल नहीं करेगा,
नंबर वन, इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकता है जब शिवसेना के साथ सभी लोग जुड़े हुए थे? हो सकता है एकनाथ शिंदे शिवसैनिक बी पार्टी बना लें और जैसे महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद या किसी के नाम को लेकर चलना, इनको तो गर्व होना चाहिए कि हमारे पिता का नाम लेकर के दुनिया चल रही है। और उद्धव ठाकरे की इस बात को कहने से उद्धव ठाकरे की घबराहट दिख रही है। आज जिस तरह से संजय राउत जी ने बयान दिया कि आग लग जाएगी, और उस आग लगने में किसी नेता के कार्यालय पर, घर पर हमला कर देने से इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि उद्धव ठाकरे शिव सैनिक जो टीम है, उद्धव ठाकरे टीम है, वो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के इस कदम से घबराई हुई है। और इसी घबराहट में आप देखिए आज और ज्यादा तेज माहौल बना है जब ऐसी सूचना मिली है कि एकनाथ शिंदे जी दिल्ली आते हैं, फिर बड़ौदा जाते हैं और बड़ौदा में फडणवीस जी से, अमित शाह जी से मुलाकात होती है और फिर वो 7 बजे सवेरे तक गुवाहाटी पहुंच जाते हैं। ये भी एक बहुत सिस्टम जो बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इनके साथ लग करके अब सरकार बनाने की कवायद तेजी से करेगी। और भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों ना करे? राजनीतिक दल में हर आदमी जब चुनाव लड़ता है तो वो एक ही सोच रखता है कि हम सरकार बनाएं, हम चुनाव जीतें और टीम के साथ जाएं। भारतीय जनता पार्टी ने 106 सीटें प्राप्त की और शिवसेना ने जो 55 सीटें प्राप्त की, जो उस समय 2019 में इन दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। जब मिलकर चुनाव लड़ा था तो दोनों को सीटें मिली थी और अचानक उदय ठाकरे को जब चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया तो ये शरद पवार और कांग्रेस की टीम के साथ सीएम बन जाते हैं। आप सोचिए कि ये जो घटना हो रही है, ये घटना में साफ शब्दों में सुनाई दे रहा है कि हम आदित्य ठाकरे, शरद पवार, अजीत पवार की हुकूमत से परेशान थे। और इससे ज्यादा हम जो बाला साहब ठाकरे की जो नीति थी, जो नियम थी, जो कांग्रेस का हमेशा विरोध करते आए, जो हिंदुत्व के साथ चलते आए, तो उसके वजह से भी हम बहुत दुखी थे। और ये टीम आज, ठीक है, छगन भुजबल साहब, बहुत लोगों ने, राणा साहब ने बाला साहब के इस टीम को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन जो आज का सिचुएशन है वो उनसे बहुत डिफरेंट है। आदरणीय, आप देखिए कि ये शिवसेना कहीं ऐसा ना हो कि शिवसेना की उद्धव टीम शिवसेना हो जाए और एकनाथ शिंदे की टीम शिवसेना बी हो जाए। और 5 दिन हो चुका है, हो सकता है आजकल में फैसला हो जाए और भारतीय जनता पार्टी को मौका मिले। भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे की 40-50 विधायक को लेकर के महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बना करके काम करेंगे। रही बात स्पीकर साहब की, स्पीकर साहब ने 16 व्यक्तियों को जो नोटिस दिया है, ये नोटिस उनका कोई काम नहीं कर सकता। 16 व्यक्तियों को नोटिस तब दिया जा सकता था जब 16 व्यक्ति एक एक करके 16 व्यक्ति होकर के गलत काम करते, उनके खिलाफ नोटिस होता कि शिवसेना के ये गद्दार व्यक्ति हैं या कमजोर व्यक्ति हैं या ये बेईमान है। लेकिन अभी तो शिवसेना के 37 विधायक से ज्यादा, 37 से कम होते तो स्पीकर का ये एलिगेशन ठीक था। अभी एलिगेशन ठीक नहीं है क्योंकि एक समूह एकनाथ शिंदे के साथ है और उसी समूह के बल पर एकनाथ शिंदे अपना कदम उठा रहे हैं। और आज मुंबई में रवीना जी देख भी रही होंगी कि एकनाथ शिंदे के बेटे सांसद हैं जिन्होंने अपने यहाँ अच्छा कार्यक्रम किया और ये संकेत दिया कि हमारी एक बड़ी पार्टी के साथ हम सरकार बनाएंगे। જી વાસુદેવભાઈ, આપની વાત તમારી પાસે આવશું। આપણે જે પણ બંને વાત અને સાથે જે અત્યારે હિંસા પણ થોડી થોડી થઈ રહી છે, જે સાંસદો છે, જે પણ એમએલએ છે, તેમના ત્યાં તોડફોડ થઈ રહી છે અને તેમાં સંજય રાઉત જે નિવેદન પર નિવેદન આપી રહ્યા છે કે આ માત્ર જે શિવસૈનિકો કરી રહ્યા છે તે તો માત્ર ટ્રેલર છે અને ઘણા બધા ભાષણ છે। આ ભડકાવાની આ જે રાજનીતિ અત્યારે તોડફોડની થઈ રહી છે તેમાંથી શું આ ઉદ્ધવ ઠાકરેની ખુરશી પાછી આવી જશે? સમજવાની વાત એ છે કે લોકશાહીનું ચીરહરણ ક્યાં થઈ રહ્યું છે। રાઉતે જે સ્ટેટમેન્ટ કર્યું છે અને બજારમાં ઉતરવાની જે વાત છે, આ લોકશાહીનું ચીરહરણ ચોક્કસ છે। પણ મારી પાસે જે માહિતી છે અને જે સમાચાર છે એ પ્રમાણે કેન્દ્ર સરકારની ઈડી, ઇન્કમ ટેક્સ, એને જે ગાળિયા કશા છે, 3-4 નામો હું બતાવીશ, બીજા ઘણા ઉપર છે, પણ એની ઉપર જે ગાળિયો કસાયો છે એ લોકશાહીનું ચીરહરણ છે કે કેમ એ પણ જોવું જોઈએ।
મિસ્ટર પ્રતાપ જે છે એની ઉપર 175 કરોડનું ઈડી નું કોઈ મામલો છે અને એની ઉપર એના ગળે આ ગાંઠ ગૂંચવાયેલી છે. એક યામિની જાદવ છે એને ત્યાં પણ આ ઇન્કમ ટેક્સ ની રેડ પડી છે અને ઈડી ની જાંચ બેઠી છે. ભાવના ગવાલી કરીને છે એને ત્યાં પણ ઈડી ની જાંચ છે. અને રહી વાત એકનાથજીની, તો એકનાથજી જે છે એનઆઈએમાં તેનું નામ ઉછળ્યું હતું, પણ એનો જે ભાઈ મિસ્ટર જોશી કરીને જે નાણાકીય વ્યવહારો કરે છે એને પણ ઈડી ની નોટિસ કે ઈડી ની જાંચ વગેરેમાં આવ્યું છે. એટલે કેન્દ્ર સરકાર ના ઈશારે અથવા તો કેન્દ્ર સરકારને ખુશ કરવા જેમ થતું હોય, પણ જે ઈશારે ઈડી જે આપણને લોકશાહીનું ચીરહરણ જ છે. રહી વાત મહારાષ્ટ્રની સ્થિતિની, તો આ ઘટનાની શરૂઆત કેવી રીતે થઈ? તો થાનેમાં કોઈ એક ઝીલ છે, ત્યાં મેયરનો બંગલો છે, એમાં એક મીટિંગ બોલાવી હતી ભાઈએ, અને એમાં જે ધારાસભ્યો આવ્યા હતા એને એમણે બંદૂકની અણીએ ઉપાડ્યા છે. એ બસમાં સુરત ગયા છે એટલે બધા એમની સાથે જ છે. અમારા બાપુએ, શંકરસિંહ બાપુએ પણ ગુજરાતમાં આ જ કર્યું હતું. બોલાયા હતા કઈ જુદા કામે ને ભેગા કરીને જઈને રાચરડામાં લગાવી દીધા ને પછી ખજૂરાઓ જતા રહ્યા. એમ આ પણ પૂર્વ ઉત્તરાંચલમાં પહોંચી ગયા છે. એટલે આ ઘટના છે. એટલે ભારતીય અને બીજું કે કોઈ પણ સત્તા પક્ષનો માણસ બળવો કરે છે તો એને ગુજરાત સરકાર સુરતમાં શું કામ લાવે છે? ભાજપની સરકાર શું કામ પ્રોટેક્ટ કરે છે? અને છેક ગુવાહાટી સુધી ક્યાં કોણ લઈ જાય છે? એટલે લોકશાહીનું ચીરહરણ. ભાઈ લોકશાહી છે, મતદાતા જેને ચૂંટે છે, બરાબર, એ ધારાસભ્ય છે પોતાની રીતે નથી વર્તી શકતો. કારણ એવું છે કે રાજકીય પક્ષનું હાઈકમાન્ડ ઉમેદવાર નક્કી કરે છે અને એ પ્રમાણે એને રાજકીય પક્ષના હાઈકમાન્ડ કહેવા પ્રમાણે ગુલામી એને ત્યાં કરવી પડે છે. પોપટ હોય છે બધા. હવે એ પ્રજાના થઈ જ નથી શકતા એટલે પ્રજાથી ભાગે છે શું કરવા? તમને 2.5 લાખનું મતદાન હોય, એમાં 1.5 લાખ લોકોએ સપોર્ટ કર્યો હોય તો તમારે ભાગવાની જરૂર ક્યાં છે? શાના માટે તમે થઈને ટુરિંગમાં જાઓ છો ને આખી વ્યવસ્થાઓને તમે લૂણો લગાડી રહ્યા છો? એટલે લોકશાહીની દુહાઈ દેવાનો કોઈને અધિકાર નથી. બધા જ ચીરહરણ કરી રહ્યા છે. સવાલ રહ્યો મહારાષ્ટ્રની સરકારનો અને શિવસેનાનો. તો મહારાષ્ટ્રમાં સરકાર 19માં જ્યારે બની ત્યારે પણ શિવસેનાનો દબદબો અને મિસ્ટર પવારની જે રાજનૈતિક કુને છે એને કારણે જ મહારાષ્ટ્રમાં આજે સરકાર 2.5 વર્ષથી ચાલી રહી છે અને કદાચ આગળ પણ ચાલશે. એનું કારણ એવું છે કે મહારાષ્ટ્રમાં બંને પક્ષો સાથે લડ્યા હતા, વાત સાચી. ભાજપને વધારે સીટો મળી છે, વાત સાચી. લોકશાહીનો જેને કહેવાય ને મેન્ડેટ છે ને એ ધારાસભ્યની સંખ્યા ઉપર મેન્ડેટ છે. આપણું સિસ્ટમ છે, વધારે જેને સીટો મળે છે સરકાર બનાવી શકે, કદાચ મોકો મળે પણ ન બને, બહુમતી ન મળે તો ન બનાવી શકે. એટલે લોકશાહીનો મેન્ડેટ બીજેપીને છે. આ વાત પણ ખોટી છે. લોકશાહીનો મેન્ડેટ ધારાસભ્યો પાસે હોય છે. બહુમતી ધારાસભ્યો જેની પાસે જાય એનો એ મેન્ડેટ કહેવાય છે ને એ પ્રમાણે સરકાર ચાલે છે. રહી વાત જો ભારતીય જનતા પાર્ટીની જે સિસ્ટમ છે, મને હમણાં એક બીજી ડિબેટમાં પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે રાષ્ટ્રપતિ શાસન આવશે કે કેમ? ભારતીય જનતા પાર્ટીનો સિસ્ટમ જ નથી. રાષ્ટ્રપતિ શાસન આવે ને તો લોકશાહીને જીવંત રહેવાની સ્પેસ મળે છે. આમાં ધારાસભ્યોની ખરીદી, ધારાસભ્યોને તોડવા, સંસદ સભ્યો ખરીદવા, એમાં લોકશાહીને કોઈ સ્પેસ રહેતી નથી. એટલે વિપક્ષને ખતમ કરવાની જે સિસ્ટમ છે એમાં પેલી વસ્તુ આવતી નથી. એટલે આ તો કદાચ જેને કહેવાય ને કે રાષ્ટ્રપતિ શાસન કરતા પણ ધારાસભ્યોને તોડવા, ખરીદવા, આવી રીતે બહાર ફેરવવા, લાવીને સમૂહમાં, અરે ભાઈ આ થોડા કે પાંજરાપોળના જાનવરો છે કે તમારે એને લઈને બલાડાની બચ્ચાની જેમ ફરવું પડે? એટલે કુલ મળીને લોકશાહી સિસ્ટમને કલંકિત આ ઘટના છે. આ ઘટનાની જેટલી નિંદા થઈ શકે એટલી નિંદા કરવી જોઈએ. લોકશાહીમાં આ જે ધારાસભ્યોની ટોળાશાહી છે આ ખતરનાક ચીજ છે. લોકશાહી માટે આ નકામી વસ્તુ છે. એને ખંડિત કરવી જોઈએ. બાકી કોણ સરકાર બનાવશે તો જેની પાસે છેલ્લે ધારાસભ્યો વધારે બહુમતી રહેવાના છે એ સરકાર બનાવવાના છે. પણ મને એવું નથી લાગતું કે ભારતીય જનતા પાર્ટી જે પ્રમાણે આગળ એક વખત આવીને કરી જોયું છે, પણ અજીત પવારે જે પ્રમાણે આબરૂ લૂંટી છે એ પ્રમાણે આબરૂની બીકે પાછળ છે. પણ કરે છે તો એ સ્વાભાવિક છે ને, કારણ કે એમની સરકાર બનવાની આનો વિકલ્પ જ એમની સરકાર છે. એટલે આ બધા વિષયો છે એ વિષયો. અને બીજું એવું છે કે જેની પાસે જે સ્ટ્રેન્થ હોય વાપરે. ભારતીય જનતા પાર્ટી પાસે કેન્દ્ર સરકાર છે તો ઈડી ને સીબીઆઈ ને એ વાપરે છે, ઇન્કમ ટેક્સ વાપરે છે. એવી રીતે શિવસેના પાસે એનું બાહુબળ છે, રોડ ઉપર એની તાકાત છે તો એ વાપરશે. પણ આ બંને તાકાતો ન વાપરવી જોઈએ. ખોટી વાપરે છે, ખોટું થઈ રહ્યું છે. બંને ટીકાને પાત્ર છે. આ મારું મત છે.
रुबीना जी, जो ईडी की बात अभी वासुदेव भाई ने की है कि जो नाम भी गिना है, जी तो अब हम एकनाथ शिंदे की बात करें, वो दूसरे जो एमएलएज उनके साथ गए हैं, तो ये ईडी की जांच से बचने के लिए भी उन्होंने ये पूरा जो अभी चल रहा है, तो वो हम्म। उसके आगे से ही वो डिसाइड होके ही आया है, ऐसा मान सकते हैं हम? जी जी हो रहा है ये कि जितने भी एकनाथ शिंदे के साथ अभी फिलहाल जो लोग हैं वो जैसे कि सरनाइक हैं, इनको ईडी की नोटिस आ चुकी है, उनके घर पे छापे भी डाले जा चुके हैं। साथ ही साथ अजय जी ने एक बात कही है, वो ऐसी है कि देवेंद्र फडणवीस सत्ता स्थापन करना चाहते हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस इधर भाजपा ने आज तक मीडिया के सामने आकर ये नहीं बोला है कि हमें सत्ता स्थापन करना है। और साथ ही साथ वो एक पार्टी के बीच में ये जो भी घमासान चल रहा है वो एक पार्टी के बीच में चल रहा है, और वो ये कमेंट कर रहे हैं मीडिया में कि हमें इसमें पढ़ना नहीं है, हमें इसमें हम इस पर बात नहीं कर सकते। हालांकि हमने अगर देखा कि कल एकनाथ शिंदे जाके गुजरात में फडणवीस से मिले, ये चर्चा है कि अगर हम लोग ये सोचे कि अगर भाजपा को सत्ता स्थापन करनी है यहाँ आकर, तो वो खुलकर बोल भी नहीं रहे ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात, इन्होंने इस तरीके से कहा कि आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे सरकार संभाल नहीं पा रहे, लेकिन ये गलत है। मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले ये कहा था कि आप आ जाओ, मेरे सामने आकर बात करो, मैं खुद ये पद छोड़ने के लिए तैयार हूं और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे, और ये खुद उन्होंने कहा। और जिस तरीके से ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, वसुदेव ने बोला वही हिसाब से कि वसुदेव जी ने ये मुद्दा जो बोला वो सही बोला, क्योंकि एकनाथ शिंदे के जितने गट में विधायक है वो आधे से ज्यादा उनको ईडी की नोटिस आ चुकी है, जी। और और अभी इसी का के जो डर से वो गए हैं, इसी के डर से वो गए हैं, यही जो है शक अभी फिलहाल जगह पे इसी इसी चर्चा चल रही है, यही विषय। जी, अभी का जो ताज़ा जो समाचार सामने आ रहा है, जो सोमवार तक उनको नोटिस भी दी गई, और अभी जहाँ पे रह रहे हैं गुवाहाटी में, जो भी होटल पे रुक रहे हैं, वहाँ पे अभी बुकिंग्स भी बढ़ाई गई है, 1-2 दिन 2-3 दिन की बुकिंग्स भी है, वो भी वहाँ की है, बढ़ाई गई है, तो वो अभी और 2-3 दिन है, वो आगे खींच सकता है उसका जो डिसीजन, अभी कैसे जिस आएगा वो तरीके अभी से किसी जिस को नहीं तरीके पता है। से जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार कदम उठा रही है, उसी तरीके से एकनाथ शिंदे उनको करारा जवाब देते हुए हमें देखने मिल रहा है। तो पिछले 4 दिनों से जिस तरीके से अभी उनको वो 4 प्रस्ताव पारित किए गए, उसके बाद 27 जून तक 5:30 बजे तक 16 बागियों को टाइम है, जैसे नोटिस आई, और जैसे जैसे ये उनको जवाब दे रहे हैं, वैसे वैसे वहीं से करारा जवाब भी उनको आ रहा है। और इसमें ये सत्ता स्थापन में ट्विस्ट बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हम अगर देखेंगे डिप्टी स्पीकर का भी इशू एकनाथ शिंदे गट ने अभी सामने लाया, और साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तो उद्धव ठाकरे आगे जो भी होगा तो पार्टी पे भरोसा जताया और हम आगे बढ़ेंगे, इसी कॉन्फिडेंस लेवल को लेकर संजय राउत, उद्धव ठाकरे और अन्य पार्टी के लोग जैसे कि बाला साहेब थोरात है, शरद पवार है, अजित पवार है, जयंत पाटिल है, ये सब यही कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो संजय राउत आज भी यही कह रहे हैं, और वेरी कॉन्फिडेंटली वो यही कह रहे हैं कि पहले हमारे सामने आए, हमारे सामने आके बात करें, जबकि बीजेपी भी माध्यमों में बात नहीं कर रही है और ना ही विधायक सामने बात कर रहे हैं। जी, रुबीना जी, ये अभी जो नाम के आगे जो अभी हो रहा है राजनीति, अभी हम आगे बात करें ईसी की बात, इलेक्शन कमीशन की बात करें और कोर्ट की बात करें, आगे जाके अभी जो सिंबल है, जो शिवसेना का सिंबल है, उस पर अगर आगे बात होती है, तो इलेक्शन कमीशन है, वो कोर्ट है, तो वो किस तरीके से इसमें दखल कर सकती है इस मामले में? और ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर है, जो भी हमारे कानून में है वही होगा, क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे भी बोलेंगे कि ये नहीं किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने इशारा जो तो उनको दिया हुआ है कि अगर आप बाला साहेब ठाकरे का नाम यूज करेंगे तो हम इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, लेकिन अब कानून क्या बोलता है वो उसी वक्त डिसाइड होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है पर्सनली कि इस चीज को लेकर इशू होंगे। इधर जो एकनाथ शिंदे के गट में और भी अपक्ष लोग हैं, वो उन एकनाथ शिंदे को अपक्ष लोगों के साथ जाएंगे, ये भी चर्चा है। अगर हम देखा जाएगा तो प्रहार ये भी एक पक्ष उनके साथ है, वो भाजपा में तो नहीं जाएंगे, जिस तरीके से उनका कॉन्फिडेंस लेवल बोल रहा है कि वो भाजपा में आ सकते हैं, उस तरीके से देखा जाएगा तो वो भाजपा में नहीं जाएंगे, शायद वो प्रहार में जाएंगे, इधर फिर वो शिवसेना के लिए ही अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। जी, अजय जी, जिस प्रकार से अभी रुबीना जी ने बोला, अलग अलग जो संभावनाएं उन्होंने बोली है, हम इसके पीछे की बात करें कि ये जब भी जो कुछ भी हुआ है, उसके पीछे हाथ किसका सबसे बड़ा हो सकता है? सबसे पहली बात, अभी हमने जो चर्चा की, बीजेपी का हो सकता है। दूसरा हम बात करें शरद पवार का, जो एनसीपी सुप्रीमो है, उनका इनके पीछे कुछ हाथ हो सकता है, या फिर उद्धव ठाकरे खुद का जो उनका हाथ इसमें हो सकता है। एकनाथ शिंदे के हवाले से उन्होंने किया, एक सामने अगर शरद पवार और कांग्रेस से वो दुश्मनी नहीं ले सकते, तो उन्होंने, उद्धव ठाकरे ने भी खुद, ये संभावनाएं बहुत सारी है।
आपको क्या लगता है, क्या कौन इसके पीछे है, या फिर एकनाथ शिंदे जो कह रहे हैं वो ही सच है? देखिए, सबसे पहले तो मैं वासुदेव जी के और रुचिका जी की कुछ बातों का जवाब देना चाहता हूँ। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसा बताता हूँ आपको कि यदि ईडी से डर होता तो संजय राउत जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए होते। यदि ईडी से डर होता तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। देखिए, ईडी का एक अपना रोल है। जब किसी की सरकार होती है, जब किसी की हुकूमत होती है, तो उस पर लांछन लगता है, और लांछन लगना भी चाहिए, क्योंकि ईडी उसके अंडर होती है। ईडी को वो पावर आदेश मानना होता है सरकार का। लेकिन महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री है, और मुख्यमंत्री के विधायकों पर, मुख्यमंत्री के मंत्रियों पर या शिवसेना के लोगों पर यदि ईडी की हुकूमत थी, तो जो सच्चा है वो कितना भी ईडी आ जाए, सच्चा व्यक्ति के लिए कोई डरने की जरूरत नहीं होती है। पहली चीज। दूसरी चीज कि अब ये किसका हाथ था? हाथ इसमें किसी भी व्यक्ति का नहीं है, केवल भारतीय जनता पार्टी को पका पकाया आम मिलने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, वो हर पार्टियां चाहती हैं कि हर राज्य में सरकार हमारी हो, तो भारतीय जनता पार्टी इसे लपकने जा रही है। रही बात हाथ की, तो समय के हिसाब से शिंदे साहब को, जो एकनाथ शिंदे जी हैं, उनको ये चीजें जो नहीं भा रही थी, और अक्सर फडणवीस जी से मिलना, भारतीय जनता पार्टी के साझे में उन्होंने कितनी बार शिवसेना ने सरकार भी बनाई है, ऐसा नहीं कि सरकार नहीं बनी है। तो भारतीय जनता पार्टी का वो, और बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व, और कहीं ना कहीं कुछ विधायकों और कुछ मंत्रियों को, एकनाथ शिंदे जैसे लोगों को भी ऐसा लग रहा था कि शरद पवार, अजीत पवार और कांग्रेस के साथ हमें नहीं रहना चाहिए, और कमजोरी महसूस हो रही थी, तो उसकी वजह से ये लोग एक साथ निकलने का प्रयास किए हैं। अगर ऐसा पहले से प्लान नहीं होता, तो आप सोचिए 40-50 विधायक एक साथ कैसे चले जाएंगे? पहले 2 गए, फिर 4 गए, फिर 10 गए, फिर 16 गए, फिर 20 गए, फिर 50 हो गए। इसका मतलब कहीं ना कहीं शिव सैनिकों को ऐसा लग रहा था कि महाराष्ट्र के बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व का शिवसेना जो है वो शरद पवार, अजीत पवार और कांग्रेस के साथ जाने की वजह से खतरे में है, इसलिए ऐसा हुआ है। इसमें हाथ तो सिर्फ एक ही चीज है, शरद पवार जी कभी नहीं चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए, इसीलिए संजय राउत जी, उद्धव ठाकरे जी चाहते हैं कि ये सब लोग फिर से आए। अगर हम 10 विधायक भी वहां से अपने पास बुला लेते हैं तो हमारी सरकार बच जाती है। लेकिन शिवसेना जो पार्टी है, उस शिवसेना की पार्टी उद्धव ठाकरे परिवार की ही रहेगी। उसमें कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। आपने देखा होगा बिहार के पारस पासवान, रामविलास पासवान के मरने के बाद चिराग पासवान और पारस पासवान में विवाद होता है, और पारस पासवान विजयी होते हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई पार्टी बनती है तो उसमें राष्ट्रीय महासचिव, संस्थापक और ट्रेजरर, उपाध्यक्ष ये पहले से नियुक्त किए जाते हैं, और जैसे ही इनका हर समय में लेटर जारी होता है, उसमें कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति है ये उद्धव साहब ठाकरे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि शिंदे जैसे लोग उसमें बहुत महत्वपूर्ण। ये जरूर है कि बाला साहब ठाकरे के साथ में एकनाथ शिंदे जी ने काम किया, इसीलिए पारिवारिक रहे और बहुत से लोग जुड़े रहे, लेकिन उस टीम में वो हैं। आप दिल्ली में भी देख रहे होंगे, दिल्ली में जब घमासान मचा था तो अरविंद केजरीवाल जी ने यादव जी को हटा दिया, फलाने। वो एक पावर होता है पार्टी का। शिवसेना पार्टी जो है वो उद्धव ठाकरे की ही रहेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये अलग बात है कि एकनाथ शिंदे शिवसेना भी बना लेंगे तो कोई कोर्ट उन्हें रोक नहीं पाएगी। और सरकार, मुझे तो ऐसा लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। उद्धव ठाकरे, संजय राउत जी को और शरद पवार, अजीत पवार जी को आज छोड़ देनी चाहिए। अब बहुत देर हो चुकी है। अब ये 5 दिनों से घमासान चल रहा है, और तोड़फोड़ जब से शुरू हुई है, जब से संजय राउत जी ने ये बयान दिया है आग लग जाएगी और तोड़फोड़ हो गई है, तो इस तोड़फोड़ को क्या साबित करता है? तोड़फोड़ करने का मतलब यही हुआ ना कि 50 आदमी अगर विधायक वहां है तो 50 को मुंबई में तोड़ दिया जाएगा, यही तो साबित होता है।
तो ये भी एक बहुत गलत चीज है। ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। अब हमारी अगर इच्छा है कि मैं सही बात है, आपके जिस प्रकार चैनल से पर लोकशाही के लिए बहुत खतरा है, जिस प्रकार से अभी वासुदेव भाई ने भी कहा है, और जो उद्धव ठाकरे को वो अभी छोड़ देना चाहिए। वासुदेव भाई, તમારી પાસે એક અંતિમ રિએક્શન લેવા માંગુ છું, સમયનો થોડોક અભાવ છે। આપણે અત્યારે વાત કરીએ બાલા સાહેબ, જે ઠાકરેનું નામ અત્યારે છે શિવસેના બાલા સાહેબ બનાવવામાં આવ્યું છે, અને બંને ગુટ, જે ઉદ્ધવ ઠાકરેનું ગુટ હોય કે પછી એકનાથ શિંદેનું, બંને લોકો બાલા સાહેબનું નામ અત્યારે લઈ રહ્યા છે। ત્યારે સવાલ એ થાય છે કે સૌથી મોટા સમર્થક બાલા સાહેબના કોણ તેમના આદર્શ પર સૌથી વધુ ચાલનારું બંનેમાંથી છે? શું કહેશો? એક નાનકડી પ્રતિક્રિયા। એમાં એવું છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો અપપ્રચાર છે કે બાળા સાહેબના હિન્દુત્વ ઉપર શિવસેના નથી ચાલતી। મહારાષ્ટ્રમાં રહેતા હોય એને પૂછી જોજો, મિનિમમ પ્રોગ્રામથી સરકાર બની છે, પણ શિવસેનાએ પોતાનું હિન્દુત્વ છે અકબંધ રાખ્યું છે, એમાં ક્યાંય ડાયલ્યુઝન નથી। પણ આ એક અપપ્રચાર છે। રહી વાત બાળા સાહેબના નામથી, જો બાળા સાહેબના નામથી જ કે ભાઈ હવે આ હિન્દુત્વ બાળા સાહેબ જેવું નથી રહ્યું તો જ વિષય ચાલે, ને કે વિષય ન ચાલે। એટલે એવી કોઈ સ્થિતિ નથી આમાં। આમાં એવું છે કે જે ધારાસભ્યો, કોઈ શાકભાજીનો વેપારી હતો, કોઈ રિક્ષા ચાલક હતો, કોઈ ડ્રાઈવર હતો, કોઈ પટાવાળો હતો, આવા લોકો હજારો કરોડના માલિક થયા છે। એટલે સ્વાભાવિક છે કે એની આવક, અને ધારો કે અમારે ત્યાં કરશનભાઈ છે નિરમાવાળા, તો એને એ સાયકલ ઉપર પાવડર વેચતા હતા અને અત્યારે અરબો ખરબોપતિ છે, મોટો ઉદ્યોગપતિ છે, પણ એને કાનૂનન જે કઈ સિસ્ટમો હોય એ ફોલો કરી હોય, આમને ફોલો। જી જી, વાસુદેવભાઈ, સમયનો અભાવ છે એટલે આપને રોકવા પડે છે મારે। અત્યારે જે રીતે જુરોવારમાં અત્યારે ચર્ચા કરી આપણે મહારાષ્ટ્રની રાજનીતિ લઈને, અને જે હવે ઉદ્ધવ ઠાકરે અને શરદ પવાર કે જે છે તેમને આજ છોડી દેવી જોઈએ તેવી હમણાં જે પણ અત્યારે આપણે ચર્ચા કરી, તમારા કન્ક્લુઝન સામે આવ્યું છે, પણ આગળ હવે શું થાય છે તે જોવું રહ્યું। અત્યારે ચર્ચા કરી, તમારા મહેમાન જોડાયા રૂબીનાજી, ડૉક્ટર અજયજી અને વાસુદેવભાઈ, આપ ત્રણેયનો ખૂબ ખૂબ આભાર, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े उसके लिए। तो दर्शक मित्रों, चर्चा करिए आपने ઝીરોવારમાં મહારાષ્ટ્રની રાજનીતિ આગળ હવે શું કયું રૂખ મોડે છે। આ જે રાજનીતિ હતી ઘમાસાણ જે જઈ રહ્યું છે, સોમવાર સુધી જે નોટિસ પણ આપવામાં આવી છે ત્યારે શું જવાબ પણ આપવામાં આવે છે તે પણ હવે જોવું રહ્યું। તો અત્યારે ઝીરોવારમાં બસ આટલું જ। ફરી મળીશું એક નવા મુદ્દા સાથે, ત્યાં સુધી રજા આપશો। જોતા રહો નિર્માણ ન્યૂઝ। નમસ્કાર।